रहमान रहीम। आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज की जो प्रेसर है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, दो तीन वजूहात की वजह से। एक तो खुशखबरियाँ आ रही हैं बहुत सारी पाकिस्तान के लिए, उस पर बात करनी। आई नो इस टाइम हालात बड़े बुरे हैं पाकिस्तान के, इकनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं, हमारा ओवरऑल मोराल बहुत नीचे है पाकिस्तानी कौम का, लेकिन कुछ खुशखबरियाँ आना शुरू हुई हैं, कुछ राइट डायरेक्शन में चीज़ एक हमें आज दिखाई दे रही है, जिससे दिल किया कि आपके साथ बात जो है वो शेयर की जाए। तो आज का जो प्रेसर है वो उस हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है और उस पर मैं बातचीत आपसे करूंगा। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे आज करना चाहता हूं, वो सबसे पहले मैं करना चाहता हूं जो फैटफ की आज की एक खबर आने जा रही है। जो फैटफ की खबर आने जा रही है वो हमें पूरी उम्मीद है। उम्मीद क्यों है? उम्मीद इसलिए है कि हमने जिस मेहनत से, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पूरी टीम ने जिस मेहनत से फैटफ के ऊपर काम किया, उसका पूरे पाकिस्तान को पता है। हमाद अज़हर साहब को उसकी लीड दी गई थी। हमारी पूरी गवर्नमेंट ने बहुत ही मेहनत से, और मैं इसमें पूरी गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद इसमें पाकिस्तानियों को दूंगा, क्योंकि इससे पाकिस्तानियों के लिए इतने मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े थे। एक आम बंदा आप अकाउंट खुलवाने जाता है तो आपको पता है उसको कितना तरद्दुद करना पड़ता है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम ने इसमें शमूलियत की, सवाए वो जो एक हम गए इसमें क्यों थे, ये पहले याद होना चाहिए ग्रे लिस्ट में। ये जब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, जिसमें सरकर्दा टब्बरों में शरीफ टब्बर था और मकसूद चपड़ासी और वो सारा, तो जब बाहर की दुनिया ने देखा कि यहाँ से तो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तो उन्हें ये खदशा हुआ कि ये अरबों रुपए खुदा न खास्ता दहशतगर्दी में भी जा सकते हैं। और ये बात गलत नहीं, जब एक पैसा जाता है तो फिर पता नहीं चलता कहाँ जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में इनकी हुकूमत के दौरान डाला गया, जिसकी कीमत हर पाकिस्तानी ने अदा की। लेकिन हमें बताया जाता था एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, फिर वाकई एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आया इस कौम के पास जिसका नाम इमरान खान था। उन्होंने एक टीम लगाई, हमाद अज़हर साहब को उसकी जो लीड दी, उसके साथ सिविलियन और अस्करी साइड से जो जो एक्सपर्ट्स चाहिए थे वो दिए गए, और 3 साल की मेहनत, 3.5 साल की मेहनत के बाद आज इंशाल्लाह हम अच्छी खबर सुनने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अरस्तु एहसन इकबाल इसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको मेरा मशवरा है कि हर हलवे को मुंह में ना डाल लिया करें, कभी कभी कुछ चीज़ें गर्म होती हैं और फिर आपको मसला बनेगा, इसलिए पहले सोच लिया करें कि इस चीज़ को मुंह में डालना चाहिए कि नहीं आपको। तो ये फैटफ जो है ये आज एक अच्छी खबर ला रहा है और इसका सेहरा जो है वो हर पाकिस्तानी पे जाता है और उसके साथ इमरान खान पे जाता है। दूसरी बात मैं करूँगा, बहुत खुशाइन बात है कि DGISPR ने कमीशन बनाने की हमायत कर दी है। तो अब कमीशन, हमें उम्मीद है कि यह हुकूमत एक जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आज़ादाना बनाने का अगले 24 घंटे में ऐलान कर देगी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान के सलामती के अदारे हैं, अस्करी अदारे मतलब, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें कोई इतराज़ नहीं कमीशन बन जाए, जिसका वाज़े मतलब है कि इसमें अगर कोई कमीशन बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जिसका दूसरा मतलब है कि ये वाकई एक अहम मामला है, इसका कमीशन बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब कमीशन बन जाना चाहिए। DGISPR की स्टेटमेंट ने ये वाजे कर दिया कि अब इस इशू के ऊपर कमीशन बने, क्योंकि देखिए सदर पाकिस्तान जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ कमांड है हर लिहाज से, उन्होंने ऑलरेडी ख़त लिख दिया हुआ है चीफ जस्टिस को। यार पीछे ज़रा थोड़ा सा चुप रहिएगा। उन्होंने ख़त लिख दिया ऑलरेडी चीफ जस्टिस को। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो पहले से कमीशन बनाने का जब वज़ीर आज़म थे ऐलान कर चुके हुए हैं। हमारे पास वक्त नहीं था कि इम्प्लीमेंट कर पाते। इस हुकूमत ने भी कहा था कि हम कमीशन बनाने को तैयार हैं। इन्होंने तो ये कहा था कि अगर ये साइफर असली हो तो, शहबाज शरीफ ने कहा था मैं इमरान खान के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। साइफर तो असली फिर खुद भी माना, असम्बली के फ्लोर पे भी माना, इनकी अपनी चेयर के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी माना। तो अब तो कोई बात रह नहीं गई। इन्होंने खुद भी कहा कि हाँ मुदाखलत हुई,
आर्म्ड फोर्सेस भी कह रही हैं कि मुदाखलत हुई। तो अब सवाल ये है कि एक तो मुदाखलत रोकनी किसने थी, अब कमीशन ये फाइंड आउट करे। कमीशन ये भी फाइंड आउट करे कि जब ये साजिश हुई और उसके बाद मुदाखलत हुई तो इसमें कौन कौन शरीक था। अब ये हम नहीं कह रहे। अब आप डॉक्टर अशफाक हसन, मैं तदरीस के शोबा से रहा हूँ, सो डॉक्टर इशफाक हसन इज़ वन ऑफ द फिनोमिनल स्कॉलर इन दिस कंट्री। डॉक्टर इशफाक हसन इज़ वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट स्कॉलर्स इन दिस कंट्री जिनकी सब इज़्ज़त करते हैं, जिनका सब एहतराम करते हैं। वो हमारी पूरी हुकूमत के ज़माने में ही वॉज वन ऑफ द टफेस्ट क्रिटिक ऑन आर गवर्नमेंट, और हमने उसके बावजूद उन्हें रिस्पेक्ट किया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको उसके बावजूद इनवाइट करते थे, उनसे इकॉनमी के ऊपर मशवरा लेते थे, हालांकि वो हमारे नाक़िद थे। तो आज डॉक्टर अशफाक हसन टेलीविज़न पे क्या कह रहे हैं? वो टेलीविज़न पे ये कह रहे हैं कि अब उन्हें, हालांकि वो एक इकोनॉमिस्ट है ना, वो दफाई तज्जिया निगार है ना, वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। मैंने आपको बताया कि वो हमारे ऊपर तनकीद करते रहे हैं पूरे, आप सब ने उनकी तनकीद चलाई हुई है। ये टिक्का सानी साहब ने टिक्कर चलाए होंगे उनके ज़रूर। उन्होंने कल कहा है कि अब उन्हें भी लगता है कि ये साजिश की गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है, माशी तौर पर डुबोया जा रहा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को डुबोया जा रहा है, वो बग़ैर साजिश के हो नहीं सकता। माफ़ कीजिएगा, हम गांव के लोग हैं, एक दरख्त को भी आप पानी देना बंद करें तो उसे भी 6 महीने लगते हैं खुश्क होने में, बड़े दरख्त को। हाँ, उसकी जड़ों में जहर डालें तो फिर वो जल्दी खुश्क होता है। ये पाकिस्तान की जड़ों में मीर जाफ़र, मीर सादक जहर डाल रहे हैं, जो इतनी तेज़ी से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मैं छोटा प्रेशर करूंगा, इसलिए मैंने क्विक अगले मुद्दे के ऊपर मूव करना है। मैं उस पर आपसे बात कर लूँ। जो अगला इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो है, इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया साबिक़ वज़ीर आज़म पर, उनकी अहलिया पर 5 अरब रुपए रिश्वत ली है। मैंने साबिक़ वज़ीर आज़म साहब से बात की और वो खुशखबरी मैंने ये बतानी थी इन्हें कि वो 5 अरब रुपए मिल गए हैं। वो जो रिश्वत ली थी वो 5 अरब रुपए मिल गए हैं। अब मैंने आपको एड्रेस देना और आपने वहाँ से जाके रिकवर करना है। वो 5 अरब रुपए आपके उसी कतरी फुफे के पास पड़े हुए हैं जिसने आपको अपार्टमेंट लेके दिए थे। तो आपने अपने उसी कतरी के साथ राब्ता करना है और उसे बताना है कि वो वाला 5 अरब भी वहीं पड़ा हुआ है, उठा ले वहाँ से। तो एक तो मैंने आपको ये एड्रेस देना था। अब मैंने इस मुद्दे के ऊपर बात करनी कि है क्या ये एक नई, ये जो मीर जाफ़र, मीर सादिक है, ये नया करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज साहब, उनका एक मसला चल रहा है एनसीए लंदन के अंदर। ये कह रहे हैं कि ये मैनेज किया गया, करप्शन की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मलिक रियाज साहब ने एनसीए को ख़रीदा है या मैनेज किया है। जाहिर बात है, एक केस एनसीए के पास चल रहा है तो उससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई करप्शन होगी तो एनसीए तो उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उनकी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर मैं यहां बैठ के भी पैसा लूंगा तो एनसीए तो उसको उसकी प्रोब करेगा। तो यू आर ट्राइंग टू टेल अस दैट यू बॉट एनसीए और मलिक रियाज बॉट एनसीए। सो इसका मतलब ये है कि जो आप पिछले दिनों एक क्लेम कर रहे थे कि एनसीए ने आपको मुजरिम नहीं ठहराया, तो क्या फिर आपने भी एनसीए को पैसे देके खरीद लिया है? तो मेरा सवाल है कि क्या एनसीए पैसे लेके अपने फैसले चेंज करता है? अगर जवाब हाँ है तो फिर यहां भी हो सकता है, अगर जवाब ना है तो फिर ये वाली बकवास ना कीजिए। दूसरी बात, ये अपार्टमेंट मलिक रियाज साहब से खरीदे, मलिक रियाज साहब के बेटे ने खरीदा किससे? हसन नवाज से। आप तो यहां पर यह कहते हैं कि हसन नवाज कुछ नहीं करता, वो स्टूडेंट था, उसका कोई कारोबार नहीं है। ये आप खुद कहते हैं, हम नहीं कहते। हुसैन कहते कारोबार करता है, हसन कहते हैं वेला है, वेलड़ है, उसका कोई कारोबार नहीं, वो कुछ नहीं करता। ये आप कहते रहे हैं। तो हसन नवाज को क्या फिर उसी कतरी फुफे ने पैसे दिए थे ये अपार्टमेंट लेने के लिए? मेरे भी पे ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ 743 रुपए। आजकल डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, मुझे भी तंगी, खुदा की कसम तंगी आ रही है। बेशर्मो, अगर हम तुम लोगों की तरह के करप्ट वजीर होते तो आज हमें परेशानी ना होती।
दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, इससे मुझे तकलीफ हो रही है जब मैं गाड़ी में पेट्रोल डीजल में, क्योंकि हमने हक हलाल के पैसे के साथ ये करना है। तुम लोगों वाला हाल तो है नहीं। तो इसलिए मुझे अब ये बताएं आप कि आपके हसन के पास ये पैसा कहां से आया? आप तो कहते हैं वो कोई काम नहीं करता, महंगे दामों उसने प्रॉपर्टी। तो मलिक रियाज का पैसा 2 नंबर, आपके हसन का पैसा 1 नंबर। वो कैसे? वो तो मलिक रियाज वाला पैसा ही आपके पास गया हुआ है, उसी ने खरीदा है। अगर ये वाला पैसा गंदा है तो फिर तो आपका पैसा भी गंदा है। अगर मलिक रियाज ने कुछ गलत किया है तो आप उसके अंदर शामिल हैं, इस सारी डील के अंदर, तो आपने भी गंदा किया है। कुछ शर्म कर लो। अगर यहां बैठ के आप लोगों ने नवाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ कोई साजिश ही बुननी है शहबाज शरीफ के कहने पे, तो कोई ख्याल कर लो क्या कर रहे हो। अपने लीडर को आप बेइज्जत कर रहे हो। तो पहले तो मैं ये बात कर दूं। तीसरी बात ये की गई कि इसमें एक ट्रस्ट को ज़मीन दी गई। ये बात की गई कि एक ट्रस्ट को ज़मीन दे के खान साहब ने रिश्वत ले ली। ट्रस्ट कौन सा है बता देता हूँ। यहाँ सहावा है, सोहावा सॉरी, झेलम के रास्ते में सोहावा है, जो दूसरे मुल्क के लोग हैं उनको बताने के लिए। मीन इस्लामाबाद से करीब ही है। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें 100% गरीब बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल खान साहब की मलकियत नहीं है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे खान साहब की, लेकिन शौकत खानम जो अगले 100 सालों के लिए बना हुआ है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक की मलकियत है। ऐसे ही वो यूनिवर्सिटी भी पब्लिक की मलकियत है। खान साहब की, उनकी बेगम की, किसी की मलकियत नहीं है, वो पब्लिक की, आपकी और मेरी मलकियत है। वो आपकी और मेरे बच्चे, हर गरीब आदमी की मलकियत है वो यूनिवर्सिटी। वहाँ गरीब आदमी का बच्चा 100% फ्री पढ़ता है। अगर उसको किसी प्रॉपर्टी के बंदे ने ज़मीन दी है तो उसने सवाब के लिए दी होगी अल्लाह मियाँ से। उस पर खान साहब पे क्या आसान है? खान साहब पे क्या रिश्वत है उसकी? आप कल को अपनी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए वक्फ करते हैं तो इसका आपका, अगर आप अपने गांव में करते हैं तो आपका किसी पे एहसान क्या है? आपने अल्लाह के लिए की है। आप किसी स्कूल को देते हैं, आप मस्जिद को देते हैं, आप कॉलेज की ज़मीन के लिए देते हैं, तो आपके किसी पे कोई एहसान नहीं है, रिश्वत नहीं है। ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। इसलिए शर्म करें। आप खान साहब से फरा बीबी का हिसाब मांगते हैं और ख़ुद जब ये आपका गोंगलू जाता है अंदर, ये शहबाज शरीफ, ये कहता है मैं अपने बेटों का जवाब दे नहीं हूँ, मेरे बेटे कारोबार करते मैं उनका जवाब दे नहीं हूँ, सियासत मैं करता हूँ। आपका ये गोंगलू जवाब दे नहीं है। और खान साहब जवाब दे हैं हर उस शख्स के जो उनको किसी भी तरह से जानता है। ऐसे नहीं चलना, मेयार एक रखें। अगर तो खान साहब ने भी अपने तमाम जानने वालों के जवाब देने हैं तो आप कम से कम अपने खूनी रिश्तों के ही जवाब दे दें। आप तो कहते हैं उन पर पाकिस्तानी कानून ही नाफज नहीं होता। क्या आप ये कहते हैं कि नहीं कहते? आप तो कहते हैं कि उनके ऊपर उनके हम जवाबदेही नहीं है। क्या आपने ये कहे कि नहीं? फिर खातून अव्वल की के बारे में 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बाप बेटी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि ये जाली ऑडियो है जो इन्होंने निकाली। आजकल आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है किसी की भी आवाज़ बना के निकाल सकते हैं। और वो आपस में बात कर रहे हैं, खातून अव्वल को हमने ये करना है, ये अंगूठी देनी है, वो देनी है। तो पहले तो वो ऑडियो जाली साबित हो गई, उन्होंने कह दिया। आपकी अली अमीन सर्जरी की बात करें तो वो बदतहजीबी है। आप किसी घरेलू खातून के बारे में बातें करें तो वो बदतहजीबी नहीं है। आपकी ज़ुबान खींच ली जाएगी अगर आप लोगों की घर की खवातीन को जाली तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे। और हम आपको ये अपोजिशन में बैठ के कह रहे हैं, हमको आबद शेर अली की तरह वीज़ा लगा के उसी दिन बाहर नहीं भाग गए। हम यहाँ आपके सामने खड़े कह रहे हैं। हमें यह भी पता है कि मरियम औरंगज़ेब शहबाज शरीफ को बैठ के कहती हैं कि सबसे पहले इनके स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल को उठा लेते हैं। बीबी अभी केपी हाउस हूँ, अभी यहाँ से बनी गाला जाना है, रास्ते में जहाँ दिल करता है उठा ले। हम तो उठने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपने यहाँ से जैसे मकसूद चपड़ासी को ऊपर उठाया है वो भी कर लें, क्योंकि इज्जतों और जिल्लतों का मालिक ऊपर रब्बुल अमीन है, रिज़्क़ का मालिक ऊपर रब्बुल अमीन है, और इंसान की ज़िंदगी मौत का मालिक रब्बुल अमीन है। तो जो अल्लाह ताला हैं उन्होंने वाज़े बता दिया, अगर आपसे डरूंगा तो ये भी शिर्क करूंगा,
फिर आपके बुत को भी पालूंगा, जो खान साहब कहते हैं कि बुतों को नहीं पालना। अगर ये राणा सनाउल्लाह के बुत से डरूंगा तो फिर ये भी शिर्क करूंगा, क्योंकि अल्लाह कहता है मेरे सामने झुको, सिर्फ मेरे से डरो। तो आपसे इस तरह हमें डर नहीं लगना। आप अगर लोगों की घर की खवातीन के ऊपर बात करेंगे तो फिर आपकी प्लास्टिक सर्जरी के बिल बाहर आएंगे, फिर जवाब आएगा, और वो बिल किसने पे किए उसके जवाब आपको देने पड़ेंगे। अगली बात मैं आखिरी कर दूं और उसके बाद मैं आपके सवालात लेता हूं। दो चीजें सिर्फ क्विकली। पंजाब में जो तमाशा हो रहा है वो आपने देख लिया है। जब हमजा शहबाज पे बात आती है बेंच टूट जाते हैं, जब आती है बेंच टूट जाते हैं। तो फैसला कर लें, इस ख़ानदान को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दें, इन पे कोई कानून कोई चीज़ ही नाफज ना हो, ना कोई मुकदमा हो, ना इनके बारे में सुनवाई हो। जो ये कहें वो कानून है। चलते फिरते बंदे को कहें ये इसका घर मेरा है, उसकी जायदाद मेरी है, मेरी ओहदा मेरा है, तो इनको एक इम्यूनिटी दे दें, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दें खुली, या इन्हें बादशाह बना दें मुल्क का, काम ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, कराची का इलेक्शन आपके सामने है। पीटीआई जिस रेस में नहीं है वो रेस नहीं है। 8% टर्न आउट है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेस में नहीं है तो आपको नजर आएगा वो रेस नहीं है। ये समझ जाना चाहिए सबको। गधों को अगर आप दौड़ाएंगे, घोड़ा उसमें नहीं दौड़ेगा, वो डरबी रेस नहीं होगी, वो खोता रेस होगी। सो जिन्होंने भी ये खोता रेस सजाई है, अल्लाह उनको मुबारक करे, लेकिन आप यकीन करें खोते घोड़ों से धूल ज़्यादा उड़ाते हैं। धूल आप पे पड़ रही है, खुदारा उसकी फ़िक्र कीजिए। अगली बात मैं करता हूँ, जो इकॉनमी के हालात हैं, एक्सपोर्ट्स, ये कुछ बुरी खबरें आपको देने लगा हूँ, लेकिन आपका हक है आपको पता लगे। एक्सपोर्ट्स आपकी 10% नीचे चली गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हैं, वो पैसे नहीं भेज रहे। 25% आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो नीचे चली गई हैं। उनका कसूर नहीं है, उन्हें पता है थे चोर ठग आ गए। इनका क्या पता कब उनके डॉलर पकड़ लें, जैसे पहले इन्होंने पकड़े थे, और ना दें। LSM, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी होती है, वो आपकी 13% नीचे चली गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। मूडीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया। रुपया आपका 30 रुपये से नीचे चला गया है, 30 रुपये से ज़्यादा है, जिसकी वजह से सिर्फ रुपया नीचे होने की वजह से 4000 अरब रुपए का कर्जा आप पर एक्स्ट्रा चढ़ गया है। मैं कर्जा लेने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डीवैल्यूएशन होने से। बिजली अभी महंगी होगी, जब बिल आएगा आपको पता चलेगा। पेट्रोल 85 रुपये हो चुका है, डीजल 115 रुपये महंगा हो गया है। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटर की बातें। हमें बताया जाता था बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेशन आपने देख ली, आपने सब कुछ देख लिया। इससे निकम्मा तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को बना दें, इससे निकम्मा कोई बंदा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। निकम्मा तरीन बंदा बना दे तो वो इनसे बेहतर फैसले करेगा जो कुछ हो रहा है। एक और बात, कल एक्सीडेंट हुआ दानियाल साहब का, अल्लाह उन्हें शफा दे, अल्लाह उन्हें बहुत जल्दी सेहतियाब करे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मुझे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ विप्लैश से, मैं 2-3 हफ्ते, तो मुझे याद है बहुत सारे नून लीग के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें महफूज रखे, कि उनके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। और आखिरी बात मैं ये करूँगा, दोबारा कंप्लीट करूँगा कि अब क्योंकि DG ISPR साहब का बयान आ गया है कि कमीशन बन जाना चाहिए, और उन्हें कमीशन पे कोई एतराज़ नहीं है, तो इसलिए फ़ौरी तौर पर हम ये समझते हैं कि बड़ा खुशाइंद बयान है, इस पर फ़ौरी तौर पर कमीशन बनना चाहिए। और एक और जो इस खलकत ने एक और जो माजरा देखा जिस पे सारे हैरान हो गए, वो माजरा ये है कि अब मरियम सफदर DG ISPR की स्पोक्स पर्सन बनी हुई है। ये पाकिस्तान के साथ ये हादसा भी होना था कि मरियम सफदर आखिरकार DG ISPR के लिए स्पोक्स पर्सन का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही हैं। मरियम साहबा ऐसा ना करें। पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ आपकी साजिशें पुरानी नहीं हैं। डॉन लीक्स हों या मेमो गेट में दूसरा टब्बर आपके साथ जो मिला हुआ है वो हो, सबको सब कुछ सबके सामने है क्या कुछ हुआ है। इसलिए पाक फ़ौज की तर्जुमानी आप ना करें तो बेहतर है। पूरी कौम जानती है आप इस फ़ौज से कितना नफ़रत करती हैं, आप इस फ़ौज को कितना नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और आप ये बहुत दफ़ा कह भी चुकी हैं। आपने कोई दिल में नहीं रखी हुई ये बातें, इसलिए आप ये झूठी तर्जुमानी ना करें। आप किसी और को धोखा दे सकती हैं, हमें नहीं दे सकती। हमारे सामने सब कुछ हुआ है और हमें सब कुछ पता है। लेकिन आपकी ये तर्जुमानी करना
इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट देता है कि जो आपके बैरूनी आलाकार हैं उन्होंने जो आपको स्क्रिप्ट लिख के दिए हुए हैं, आप उसके ऊपर कितना बेहतरीन चलने की कोशिश कर रही हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने कमीशन तश्कील दिया, नाम भी नॉमिनेट किया, उनकी जानब से रिफ्यूज़ल आने के बाद दोबारा कमीशन के लिए कोई नाम नहीं सामने आया, क्यों नहीं आया? दूसरी चीज़, खान साहब को 7 तारीख को ये साइफर जो है वो मिल गया था, 27 तारीख को जाकर उन्होंने जलसे में वो लहराया या दिखाया। उन 20 दिनों में आप वो वज़ीर आज़म थे, क्या एजेंसियों के साथ या क्या उस हवाले से कोई कार्रवाई की गई है? और तीसरा लास्ट कि इलेक्शन कमीशन में खान साहब के जो असासे हैं 6 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं, जबकि उनका कोई बिजनेस भी नहीं है और वो कहते रहे हैं कि उनका इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अच्छा जी, देखिए 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपने साइफ़र की बात की। साइफ़र की बात जो मैंने पहले भी आपको बहुत दफ़ा बताया कि जो साइफ़र था वो सबसे पहले तो फ़ॉरेन ऑफिस से छुपाया गया, सबसे पहले फ़ॉरेन मिनिस्टर से छुपाया गया, आप यहीं से समझ लीजिए। उसके बाद जब वो खान साहब के पास आया तो खान साहब ने इमीडिएटली मुक्तदर हलकों से उसके ऊपर बात की। उसके ऊपर फिर ये कहा गया कि इसको OIC तक रोक लें, इससे एक बुरा इमेज जाएगा, हमारे रिलेशनशिप ख़राब होंगे, इससे OIC मुतासर होगी। और OIC के फ़ौरन बाद खान साहब पब्लिक में ले आए। तो इसमें बड़ी वाज़े टाइमलाइन है और वो खान साहब ने किससे बात की, कैसे की, मेरे इल्म में कुछ चीज़ें हैं, बट आई विल लीव इट टू खान साहब। वेन एवर ही थिंक्स the time is appropriate, then he can share about that. So right now what I can answer you that the day former Prime Minister got this cipher, he brought this cipher up in front of all those people. Those should know about this cipher and many of them already knew about that. और वो कमीशन हमने बना दिया, हमारे पास तो वक्त ही नहीं थे ना। उसके बाद हम तो अब चले गए हुए हैं, हमारा ये तो मौजूदा गवर्नमेंट का काम है। हम तो अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाएं, खत लिखा हुआ है। खान साहब के एहसासों पे आपने सवाल किया, वो जाएं, FBR के अंदर डिक्लेयर है, पब्लिक किए, कहीं पर कुछ गलत है वो आप बताएं। आपको अगर लगता है कि वो फ़लाँ चीज़ गलत है वो आप बताएं, आपको उसी टाइम जवाब मिलेगा, उसी टाइम सवाल होगा, उसी टाइम जवाब होगा। इसीलिए तो डिक्लेयर किए। ये तो चक्कर ही नहीं कि कतरी वाले फुफ्फे ने दिए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। ये तो सीधी बात खान साहब, आपको पता है ना कि आपको जब आप वेल्थ स्टेटमेंट देते हैं तो वो कंसोलिडेट करनी होती है पिछले सालों से। आपको आप जब से यहाँ रिपोर्टर आए हुए हैं आपको कंसोलिडेट करनी पड़नी है कि ये जो आप इतने सालों से कमा रहे हैं, तो अभी अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो ये कहाँ से आए हुए हैं, तो कंसोलिडेट करनी पड़ेगी। बयानिया हुकूमत की तरफ से ये बयान बनाया जा रहा है कि एक जो IMF के साथ मुआहदा था आपकी हुकूमत ने किया था उसकी खिलाफ वर्जी की, जिसका ये सारा बर्डन जो है ये बना। कल मरियम नवाज ने अदालत के बाहर भी बाकायदा वो एक मुआहदा को पढ़कर सुनाया। उस पर सर कमेंट कर दें कि वाकई PTI की हुकूमत ने IMF के साथ कोई मुआहदे से खिलाफ किया? बाजी का कसूर नहीं, बाजी नालायक है, बाजी को कोई, और बाजी की टीम भी नालायक है। वो IMF की एक रिपोर्ट है, वो बाजी को दे दी है लंबी, उसका बाजी को मैं काम की बात, आज बाजी आपको एक काम की बात बताता हूँ। हर जो लंबी रिपोर्ट होती है, मैं प्रोफेसर हूँ, आपको उस तनाज़र से बताता हूँ कि जो लंबे लंबे रिसर्च पेपर होते हैं ना या थीसिस होता है, उसके आखिर 2 पेज पे कंक्लूजन होता है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की होती तो ये आपकी ट्रेनिंग होती। यूनिवर्सिटी में हम इसीलिए पढ़ते हैं सहाफ़ी बनना हो, डॉक्टर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, सियासतदान बनना हो, कि वो ट्रेनिंग हमें इस्तेमाल होती है आम ज़िंदगी में। तो दुनिया में कोई जजमेंट हो कोर्ट की, दुनिया का कोई थीसिस हो, दुनिया में किसी किताब का चैप्टर हो, हर चीज़ की एक समरी होती, कंक्लूजन होता है आखिर पे। तो अगर आपको कोई रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी जाए, अंग्रेज़ी मुश्किल हो, फंसती हो, उसमें आपका दिमाग थकता हो, गर्म होता हो, जैसे सस्ता फ़ोन हीटअप हो जाता है, तो आप उसका आखिरी कंक्लूजन पढ़ लिया करें, या कोई साथ रख लें जो उसको करके आपको उर्दू में ट्रांसलेशन कर दे। बाजी वो रिपोर्ट है IMF की, IMF ये बातें कह रहा है। हम ये किस तरह की अहमकाना बात कर रही हैं आप कि मुआहदा इमरान खान ने किया और पूरा नहीं किया, फिर हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की, फिर हमने उसे हटाया, फिर आए और फिर हमने कहा हम करेंगे ये मुआहदा पूरा। लख दी लानत है तुहाडे ते। एडी एडा तरद्दुद इमरान खान के वादे पूरे करने वास्ते कीता। आपको तो उलट बात करनी चाहिए थी कि इमरान खान का वादा हम पूरा नहीं करेंगे। एक मुआहदा इमरान खान ने किया था, एक मुआहदा इमरान खान ने किया था, आपने इतना बंदर की तरह दरख्त पे गए, ये किया वो किया, इतना तरद्दुद करके आए हैं। क्यों? इमरान खान का वादा पूरा। इमरान खान तो दादा है जिहड़ा उहदा कीता होया हर काम तुसीं जरूर पूरा करना है। सो आप लोग
कुछ खुदा का खौफ करें, आप लोग कौम को सच बताएं कि आपकी करतूत नहीं है। आप लोग बताएं, सच बताएं कि आप लोग कोई ऐसी कीमती धात नहीं थे, आप बर्फ़ है, ज़रा सी हीट आई है तो पिघल गए आप। नरम आवाज़, भली बात, मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। लेकिन जब एक खुशखबरी हमें मिली पेटेंट के हवाले से पाकिस्तान का नाम जो है क्रेडिट से निकल रहा है, तो क्रेडिट आप ले रहे हैं, क्या ये गलत आधार नहीं है? यार इसकी वजह ये है कि अब अगर आप अच्छी उर्दू बोल रहे हैं तो इसका क्रेडिट आपके हाई स्कूल वाले टीचर को दूंगा ना, हैं? जब सीख रहे थे। आ जाए आए टिका यार मैं तो तुम लोगों के साथ वो मौला जट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते कई लोगों को तो इस बात का मतलब वो अदराक ही नहीं है ना कि मैं कभी पढ़ता भी रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एफएटीएफ के हवाले से बताइएगा कि आपकी हुकूमत का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या काम था, क्योंकि आखिरी मुज़ाकरात इस हुकूमत के हुए हैं, आपका कितना काम था उसमें। दूसरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें बिछा के गवर्नमेंट गई है, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, दिवालिया होने के करीब पहुँच गए, इसकी कीमतें बढ़ानी पड़ी। दो सवाल थे, और क्या खान साहब इस संडे को लाहौर जाके लीड करेंगे? अच्छा, एक जवाब देता हूँ। ये अपने आप का ये कहते रहे कि हम बड़े तजर्बेकार हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप सब सुनते रहे। एहसन इकबाल कहते थे हमारे पास माशी टीम, हम तजर्बेकार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कहते रहे। तो इन तजर्बाकारों को ये तो पता था कि हमने मईशत तबाह कर दी, इनके हिसाब से बर्बादी कर दी, तबाही कर दी, इनको ये पता था ना। तो ये तो 2 महीने पहले महंगाई मकाओ मार्च कर रहे थे, इनको तो कौम को बताना चाहिए था कि ये बड़े निकम्मे हम आए, महंगाई फिर भी होनी है लेकिन हम आ रहे हैं। इन्होंने तो नहीं बताया, इन्होंने कहा महंगाई मकाएंगे आके, तो मकाओ ना। और अगर वाकई सुरंगें लगाई थी तो फिर आना ही नहीं चाहिए था। ये क्यों की थी साजिश, हमें भुगतने देते सुरंगें, इलेक्शन तो आ रहा था पहले ही। और आखिरी बात आपने की फैटफ की, तो फैटफ तो ये डलवा के गए थे, हमने ही सारी उसकी शिकें जो है, सारा काम हमने किया, तो हमारा ही बेबी है वो, हम ही ने काम किया। अपने बच्चे का क्रेडिट हम ही ने लेना, किसी और ने तो नहीं लेना। बहुत शुक्रिया।